हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है इस बात की पुष्टि को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, अरस्तु को क्यों राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि इससे पहले प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन किया था। प्लेटो को क्यों राजनीतिक विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता, क्योंकि उसने पहले राजनीतिक चिंतन किया था अरस्तु से पहले। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीए थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस बार भी आप लोग नोट कर लीजिए कि 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने की कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो आपको तर्क देना होगा, आपको तर्क देना होगा और इन सारे पॉइंट के माध्यम से समझाना होगा कि इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, जबकि इससे पहले प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन किया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ तो उस क्लास का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहली बात जो है, प्लेटो अरस्तु से पहले राजनीतिक विचारक तो था, लेकिन उसके जितने भी सिद्धांत थे, चाहे वो शिक्षा का सिद्धांत ले लो, न्याय का सिद्धांत ले लो या फिर आदर्श राज्य का सिद्धांत ले लो, जितने भी सिद्धांत थे वो सभी के सभी कल्पनाओं में थे। ना तो उनका इतिहास से कोई संबंध था, ना तो उनका परंपराओं से कोई संबंध था, ठीक है, ना तो उस समय की जो राज्य की परिस्थिति थी उससे कोई उसको लेना देना नहीं था, वो कल्पनाओं में था। देखो प्लेटो क्या करता था कि वो मान लेता था कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो वो एक तरीके से मान लेता है। पहला कारण तो यही निकल के आया कि प्लेटो को क्यों नहीं राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि उसका जो जितने भी सिद्धांत हैं वो तर्कपूर्ण नहीं है, तर्क संगत नहीं है और वो अपने सारे सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने में असफल रहा। तो पहला कारण ये है उसको राजनीतिक विज्ञान का जनक ना मानने का। दूसरा कारण ये है कि प्लेटो ने राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया। प्लेटो कहता है कि राजनीतिक विज्ञान नीति शास्त्र का ही एक भाग है। इवन प्लेटो ये कहता है कि राजनीति शास्त्र जो है ये नीति शास्त्र का एक उपभाग है ना, मतलब नीति शास्त्र से ही इसका जन्म हुआ है। तो ये दूसरा कारण हो जाता है कि प्लेटो को इसलिए राजनीतिक विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सिद्धांतों को कल्पनाओं में देता है, कल्पना कर लेता है कि राज्य ऐसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम सिर्फ एक कलाकार कह सकते हैं या फिर एक कवि कह सकते हैं। भाई कवि और कलाकार का क्या होता है कि कोई स्टोरी ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं और उसी के आधार पर ये रचना करते हैं। तो इसको हम एक कवि या कलाकार कह सकते हैं या फिर एक दार्शनिक कह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक इसको हम नहीं बोल सकते और यही कारण है कि इसको हम राजनीतिक विज्ञान का जनक नहीं कहते। अब अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं उसके बारे में हम समझते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से। तो अभी तक हमने समझा कि प्लेटो को क्यों नहीं कहते, अब हम समझेंगे अरस्तु को क्यों कहते हैं। तो देखिए अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ऐसा विचारक था जिसने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। राजनीतिक विज्ञान को जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसने प्रस्तुत किया। तो पहला रीजन ये हो जाता है कि इसको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना गया। अब इसका क्या मतलब है हम समझते हैं थोड़ा। तो देखो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है मैंने कि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये क्या करता है कि इसकी एक रचना है पॉलिटिक्स। इसकी एक रचना है, क्या नाम है उसका, पॉलिटिक्स। तो इसकी रचना भी आप लोग याद रखेंगे। पॉलिटिक्स की ये रचना करने से पूर्व, क्योंकि देखो राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए जितनी भी इसने थ्योरी दी है, जितनी भी इसने सिद्धांत दिए हैं, वो पॉलिटिक्स अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दिया है और इसके 8 भाग हैं। ठीक,
तो इसकी रचना से पूर्व जो है प्लेटो ने 158 देशों का या फिर 158 राज्यों का जो संविधान है उसका अध्ययन किया। उसके बाद ही इसने अपने राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको दिया था और क्रमबद्ध रूप में इसने दिया। ठीक है, इन 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद क्रमबद्ध रूप से राजनीति विज्ञान का जो है इसने प्रतिपादन किया और इसमें जितने भी सिद्धांत दिए, जितने भी विचार दिए, उनको एक क्रमबद्ध रूप से दिया। जैसे क्रमबद्ध रूप से मतलब क्या है, सबसे पहले इसने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, फिर संविधान बनाया राज्य के लिए, फिर राज्य की नागरिकता, नागरिकों के लिए नागरिकता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में इसने विचार किया। मतलब एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से इसने प्रस्तुत किया। तो विषय के प्रति इसकी जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक है, इसलिए हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रदान करना। अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि प्लेटो ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि उसने नीति शास्त्र का ही एक उप विषय बनाकर प्रस्तुत किया था, लेकिन अरस्तु राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। अरस्तु जो है पहला विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान में अपने विचारों को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से इसने प्रस्तुत किया। कैसे किया? देखो, इसने पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व, जब मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व, क्योंकि अपने ये सारे सिद्धांत पॉलिटिक्स ग्रंथ में देता है, तो इसका मतलब यही है कि अपने कोई भी सिद्धांत देने से पूर्व। तो सबसे पहले जो है इसने इतिहास का गहन अध्ययन किया, फिर इसने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, 158 देशों के संविधान का विस्तृत रूप से इसने अध्ययन किया, फिर उसमें तुलना किया। और अरस्तु जो है ये परंपरा जो थी उनका बहुत सम्मान करता था, तो ये कल्पनाओं में नहीं खोता था, तो ये कल्पनाओं में अपने कोई भी विचार नहीं देता था। वो इतिहास के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, और इसने जो ये 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, इन सब के आधार पर एक वैज्ञानिक पद्धति, जिसको तुलनात्मक पद्धति कह लो, तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ये राजनीति विज्ञान की जितनी भी थ्योरी थी इसने प्रस्तुत की। ठीक, चौथा जो हमारा कारण निकल के आता है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का, वो है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। तो यहाँ पर क्या है, क्रमबद्ध निरूपण इसने किया। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होगा, राज्य की उत्पत्ति होगी। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी इसने सिद्धांत दिया। उसके बाद ये राज्य के लिए एक संविधान तैयार करता है, उसके संबंध में विचार देता है। उसके बाद राज्य की नागरिकता संबंधी विचार देता है, उसमें नागरिक जो है उनको लेकर अपने विचार प्रस्तुत करता है। एक देखिए, इसमें आपको एक क्रम लग रहा होगा। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति हुई, फिर उसके लिए संविधान बना, फिर नागरिकों के लिए नागरिकता किस आधार पर दी जानी चाहिए उसके संबंध में विचार देता है, फिर राज्य में कानून की सर्वोच्चता संबंधी अपने विचार देता है। तो आपने देखा कि एक सीक्वेंस में ये अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने जो है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप से निरूपण किया है। तो ये चौथा कारण है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। पांचवा कारण जो है सरकार के अंगों का निरूपण। देखो, अरस्तु एक पहला विचारक था जिसने सरकार के अंगों का निरूपण किया, जबकि प्लेटो ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई, प्लेटो ने ना तो न्यायपालिका की व्यवस्था की, न कार्यपालिका की व्यवस्था की, ना तो विधायिका की व्यवस्था की, है ना। सरकार के 3 अंग होते हैं जो कि वर्तमान समय में भी हैं, ऐसा कोई उसने प्लेटो ने व्यवस्था नहीं करी थी, लेकिन अरस्तु ने ऐसा किया है। वर्तमान संदर्भ से हम थोड़ा सा जोड़ते हुए पढ़ें इसको, तो जैसे कि वर्तमान संदर्भ में क्या है, विधायिका है। ठीक, क्या है, सबसे पहले विधायिका है। तो उसी प्रकार अरस्तु ने क्या कहा था, देखो कितनी दूरदर्शिता है इसके अंदर। आज से 2500 वर्ष पूर्व आज जो सरकार के 3 अंग बताए जाते हैं, उसने आज से 2500 वर्ष पहले ही उन तीनों अंगों का प्रतिपादन कर दिया था। हालांकि शब्दों में थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन अर्थ ओवरऑल वही निकलता है। जैसे पहला अंग आज विधायिका है, वैसे पहला अंग उसने बताया था नीति निर्धारक, है ना, कि जो नीतियाँ बनाए।
और जैसे कि अभी क्या है, कार्यपालिका कि दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका है। तो अरस्तु भी दूसरे अंग के रूप में प्रशासनिक, दूसरा अंग बताता है अरस्तु प्रशासनिक। देखो हम आज के दौर से जोड़ के चलेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। प्रशासनिक, पहला अंग क्या बताता है, नीति निर्धारक, दूसरा बताता है प्रशासनिक। और जैसे कि तीसरा अंग अभी के समय में क्या है, न्यायपालिका, क्या है, न्यायपालिका है। और अरस्तु भी तीसरा अंग क्या बताता है, राज्य का तीसरा अंग बताता है न्याय। तो आपने देखा कि सरकार के अंगों का निरूपण सबसे पहले करने वाला विचारक अरस्तु ही था। जैसे अभी सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वैसे ही अरस्तु ने भी कहा कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए। एक नीति निर्धारक होना चाहिए, दूसरा प्रशासनिक होना चाहिए और तीसरा न्याय होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। छठवां जो कारण हमारे पास है, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु पहला ऐसा विचारक था जिसने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया, जबकि प्लेटो का कहना था कि राज्य में जो शासन होना चाहिए वो दार्शनिक का होना चाहिए। दार्शनिक से उसका अभिप्राय था कि ये सबसे महान आत्मा है, ये सर्वगुण संपन्न है, सबसे बुद्धिमान है, इसको ही राजा बनना चाहिए। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि कानून की सर्वोच्चता होना चाहिए। राज्य का जो शासक है वो कानून का पालन करेगा, ठीक है। जबकि प्लेटो कहता है कि राज्य का जो शासक है, दार्शनिक है, वो क्योंकि सर्वबुद्धिमान है, सर्वगुण संपन्न है, तो वो कानून का उल्लंघन भी कर सकता है एक सीमित दायरे में। लेकिन ये कहता है ये शासक को प्रधानता नहीं देता, ये कानून को प्रधानता देता है और कानून को सर्वोच्च बताता है, और इसीलिए इसको संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, संविधानवाद का जनक भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अरस्तु को पढ़ रहे हैं तो अरस्तु का एक स्टेटमेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका एक स्टेटमेंट ये है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इसने क्या कहा था, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका ध्यान में रखेंगे आप लोग। किसने कहा, तो ये कहा था अरस्तु ने। तो अरस्तु ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान का जनक है। तो जो भी हमने आपको अभी समझाया, इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, और ताकि आप पॉइंट्स बना के जब लिखें तो आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएं और आप अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। तो एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से स्पीड में, ताकि रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहला कारण जो है, विषय के प्रति इसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। अपनी पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व इसने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। दूसरा कारण यह है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि प्लेटो ने नहीं किया था, ठीक। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इसने तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात अपने सारे सिद्धांत दिए। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि इसने एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके अपने सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। चौथा कारण है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप से निरूपण। तो राज्य के जितने भी इसने सिद्धांत दिए एक क्रमबद्ध तरीके से दिए हैं, ये भी एक कारण है। सरकार के अंगों का निरूपण, जो कि प्लेटो ने नहीं किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसने सरकार के 3 अंग बताए थे, जो कि अभी हमने आपको समझाए। पहला अंग क्या था, नीति निर्धारक, दूसरा था प्रशासनिक और तीसरा था न्याय। छठा है कानून को सर्वोच्चता इसने दी, और सातवां है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार इसने प्रदान किया। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक मोटिवेशन लाइन सुन लो कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।